तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने इसके पहले वीडियो में पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। अब इसमें हम लोग पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य व्यवस्था को उत्तरजीविता या उत्तरजीवित सर्वाइव और सातत्य यानी परसिस्टेंट बनाए रखने और एवं दबावों, द्वंद्वों, संकटों आदि का सामना करने के लिए एक मात्रा में मूल्यात्मक मैत्रिक यानी कंसेंसस का होना जरूरी होता है। उसके सदस्यों का उसके प्रति निष्ठावान होना आवश्यक है। इससे ही राजनीतिक संस्कृति का संबंध होता है। राजनीतिक संस्कृति राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण उपव्यवस्था होती है। राजनीतिक संस्कृति में लोगों का राजनीतिक व्यवहार, मानसिकता, अभिवृत्ति, विचार, मूल्य, नैतिकता, मान्यताएं, विश्वास आदि आते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक मानदंडों, नियमों, आदतों, स्थितियों, विश्वासों का राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव से संबंधित है। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक प्रक्रिया के आधार पर निर्धारण करती है। उदारवादी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता, स्वायत्तता, विधि का शासन, संविधानवाद, स्वतंत्र निर्वाचन, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, विरोधी दल आदि राजनीतिक संस्कृति के हिस्से हैं। अरस्तू ने न केवल संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया है बल्कि सामाजिक संरचनाओं और उनकी सहायक मूल्य प्रणालियों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें मध्यम वर्गीय मूल्यों के रूप में राजनीति में सभ्यता, सहमति और साझेदारी पर जोर दिया जाता है। रूसो ने राजनीतिक स्थिरता के आधार के रूप में नैतिकता एवं रीति रिवाजों के महत्व के बारे में बताया है। यूटॉकविले ने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र केवल संवैधानिक संस्थाओं या कानूनों पर ही नहीं बल्कि समाज के रीति रिवाजों पर भी निर्भर करता है। धर्म द्वारा संभव आदतों और विचारों को स्वीकार किया जाता है क्योंकि धर्म सभी मूल्यों के लिए नैतिक आदतों एवं सम्मान को जन्म देता है। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने राष्ट्रीय भावना का विचार दिया है। पार्सन्स ने एक आधुनिक जटिल औद्योगिक समाज के विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। फिर विलियम्स संस्कृति के अग्रणी सिद्धांतकारों में से एक हैं। वे स्वीकार करते हैं कि संस्कृति की अवधारणा जटिल और मायावी दोनों प्रकार की है। पैट्रिक ने संस्कृति के 30 विभिन्न अर्थों का विवरण दिया है। 1956 में आमंड द्वारा राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर शब्द गढ़ा गया। आमंड द्वारा यह शब्द वेबर और पार्सन्स के सामाजिक सिद्धांत की परंपराओं से प्रेरित था। इस अवधारणा का विकास राजनीतिक विश्लेषण के व्यवहारवादी उपागम के साथ हुआ। आमंड एवं बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को राष्ट्र के सदस्यों के बीच राजनीतिक वस्तुओं के प्रति अभिमुखन यानी झुकाव के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया। आमंड एवं पावेल के अनुसार यह गुणों तथा आवृत्तियों का समूह है, सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड एटीट्यूड्स। राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है जो लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपात्मक प्रतिमान मॉडल इस बात के द्योतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं जितनी कि राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता होती है। विशुद्ध आनुभविक दृष्टि से इसका प्रयोग आमंड एवं कॉलमैन द्वारा विकासशील देशों के अध्ययन करते समय किया गया है। राजनीतिक संस्कृति का आनुभविक अध्ययन लुसियन पाई, गैब्रियल आमंड, सिडनी बर्बा, रजनी कोठारी, MP राणा आदि ने किया है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में राजनीतिक संस्कृति का आनुभविक अध्ययन किया यानी एम्पिरिकल स्टडी की है। राजनीतिक संस्कृति के पर्याय तो आमंड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फंक्शन या वर्क की बात करते हैं। राजनीतिक संस्कृति जिसका अर्थ है कि ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फंक्शन, तो जो राजनीतिक फंक्शंस हैं उसके प्रति लोगों का ओरिएंटेशन, उनका झुकाव या लीनिंग कैसी है। लोग पॉलिटिकल जो सिस्टम है या पॉलिटिकल फंक्शन है उससे आप अपने आप का जुड़ाव महसूस करते हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जस्ट मतलब जैसे लोग वोटिंग करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं चुनाव में, या बस ठीक है हमारे से इससे कुछ हित नहीं हो रहा तो हम क्या ही उसमें भाग लें। ये तो कार्य के प्रति अभिमुखीकरण आमंड कहता है। बियर ने राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया है। ईस्टर्न ने पर्यावरण की बात की है, इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट वो इकोलॉजी वाला इन्वायरमेंट नहीं है, ये इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वो कैसा है। स्पाइरो ने राजनीतिक शैली पॉलिटिकल स्टाइल की बात की है। हंटिंगटन ने अपने फेमस ए से द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सभ्यताओं के संघर्ष में कल्चर को सभ्यताओं के साथ जोड़ दिया। 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन आई, उसमें हंटिंगटन ने 1996 में द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर लिखी है। हंटिंगटन ने और इसके विरोध में हंटिंगटन ने क्या लिखा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द
द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। फिर ग्रामसी संस्कृति को विचारधारात्मक प्रधान यानी आइडियोलॉजिकल हेजेमनी कहता है। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी विचारक लुई अल्थुजन ने ग्रामसी के विचारों को आगे बढ़ाया है। रॉबर्ट कॉक्स एवं स्टीफन गिल जैसे नव ग्रामसीवादी विचारकों के अनुसार नव उदारवाद द्वारा पश्चिमी आर्थिक शक्तियां अपनी संस्कृति का फैलाव कर रही हैं। तो नव उदारवाद द्वारा या नियो लिबरलिज्म द्वारा एलपीजी या ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो पश्चिमी देश हैं अपनी आर्थिक शक्तियों के द्वारा अपनी जो संस्कृति है का फैलाव कर रहे हैं। तो वही बात है, जो यूएसए है अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपनी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहा है, अपना हॉलीवुड बेच रहा है। तो यही बात है, और एक प्रकार से कंसेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक संस्कृति का विकास। तो राजनीतिक संस्कृति उपागम का प्रतिपादक कौन है? गैब्रियल आमंड। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का जन्म आमंड के 1956 के लिखे एक लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम से हुआ है। विशुद्ध आनुभाविक दृष्टि से राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम उपयोग आमंड एवं कालमैन द्वारा विकसित देशों के अध्ययन हेतु किया गया था। 1970 से 1980 के दशक में राजनीतिक संस्कृति में रुचि फीकी पड़ गई। विस्तार के पतन के बाद लोकतंत्र के निर्माण के लिए पूर्वी यूरोप में प्रयासों के परिणामस्वरूप 1990 के दशक में राजनीतिक संस्कृति पर फिर से बहस शुरू हुई और यूएसए जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में सामाजिक पूंजी और नागरिक जुड़ाव के बारे में चिंता बढ़ने लगी। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सोशियोलॉजी से आई है। आमंड ने पार्सन से ली है। ये व्यवहारवादी क्रांति की देन है। राजनीतिक संस्कृति एक नवीन मनोसमाजशास्त्री शब्द है। इसमें औपचारिक तत्वों, संगठनों एवं प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। इसका संबंध थर्ड वर्ल्ड के देशों से है। इसमें व्यक्ति एवं समूह दोनों ही शामिल होते हैं। राजनीतिक संस्कृति के सिद्धांत, मेन स्ट्रीम थ्योरी मुख्य धारा के सिद्धांत हैं। तो इसमें उदारवादी या पाश्चात्य विचारधारा के जो विचारक हैं वो आते हैं। तो इसमें आमंड है, आमंड एवं वाइजमैन है, फिर आमंड एवं बर्वा है, फिर कॉमनदे हैं और ये फाइनर है। फिर अमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल या मार्क्सवादी इसमें सिद्धांत आते हैं। तो ये राजनीतिक संस्कृति को विचारधारा कहते हैं। ग्रामसी हेजेमनी कहता है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, मीनिंग क्या है? किसी समाज की सामान्य संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। किसी समाज की सामान्य संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं जैसे मतदान व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं को देखने का नजरिया, राजनीतिक विश्वास व मूल्य। तो मतदान व्यवहार को भारत में क्या चीजें प्रभावित करती हैं? धर्म प्रभावित करता है, कास्ट प्रभावित करती है, इवन जो एथनिसिटी है वो प्रभावित करती है। फिर भारत में पैसा और मनी और मसल पावर भी प्रभावित करती है। राजनीतिक घटनाओं को देखने का नजरिया हमारा धर्म से जुड़ा होता है, कास्ट से जुड़ा होता है। राजनीतिक विश्वास एवं राजनीतिक जो मूल्य हैं हमारे, कहीं ना कहीं जो धर्म है, कास्ट है, उसकी भूमिका वहाँ भी ज़्यादा है। यही हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है राजनीतिक संस्कृति, वो कास्ट, धर्म, पैसा, है ना, और पावर के पीछे घूमती रहती है। परिभाषा एलन बॉल। राजनीतिक संस्कृति में उस समाज की आवृत्तियाँ, विश्वास, भावनाएं, मूल्य आदि शामिल रहते हैं जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक मुद्दों से है। हुसैन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति आवृत्तियों, विश्वासों एवं मनोभावों का समुच्चय है तो राजनीतिक व्यवस्थाओं को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है। 1983 में कवनक ने राजनीतिक संस्कृति को मूल्यों के एक समूह, पॉलिटिकल कल्चर एज अ सेट ऑफ वैल्यूज के रूप में परिभाषित किया, जिसके भीतर राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति गुणों एवं अभिवृत्तियों का समूह, अ सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड एटीट्यूड। आमंड एवं सिडनी बर्वा। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य है प्रतीकों की व्यवस्थित प्रणाली, संगठक एवं तत्व और अभिविन्यासों का प्रतिमान, पैटर्न्स ऑफ ओरिएंटेशन। आमंड एवं बर्वा राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या देखते हैं? राजनीतिक संस्कृति के प्रतीक, तत्व, मूल तत्व या संगठन, तो ये आनुभाविक विश्वास, फिर मूल्य, अभिरुचियाँ और प्रभावी अनुक्रियाएं इसमें शामिल है। साथ ही साथ इसके राजनीतिक संस्कृति है कि अभिविन्यास, झुकाव कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव ओरिएंटेशन हो सकता है, ज्ञानात्मक झुकाव हो सकता है, अफेक्टिव ओरिएंटेशन हो सकता है, भावनात्मक झुकाव हो सकता है, और मूल्यांकात्मक झुकाव यानी इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन हो सकता है। आमंड के अनुसार राजनीतिक जो व्यवस्था है के प्रति ओरिएंटेशन को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर हमारा झुकाव कैसा है, हम अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कैसा देखते हैं, क्या हम चुनाव में भाग ले रहे हैं, क्या हम एक अवेयर नागरिक की तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आमंड एवं पावेल क्या कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और
अभिमुखीकरण यानी इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशन प्रतिमान है। रॉबर्ट डहल, राजनीतिक संस्कृति में ओरिएंटेशन के प्रकार, पहला है समस्या समाधान ओरिएंटेशन, दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास और तीसरा है सामूहिक क्रिया अभिविन्यास। रॉबर्ट डहल ने राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारकों के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुना। राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तर हैं। पावेल के अनुसार 3 P's महत्वपूर्ण है। पहला पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, राज्य व्यवस्था का स्तर, व्यवस्था को देखने का नजरिया है ये। प्रक्रिया स्तर, प्रोसेस लेवल, व्यवस्था एवं व्यक्ति का संबंध, और पॉलिसी लेवल यानी पब्लिक पॉलिसी किस प्रकार बनाई जाती है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या है? इसका सहभागी है राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक संस्कृति जो सहभागी है या एक प्रकार से महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है? तो ये हमारे परिवार के माध्यम से होता है। हमारे जो घर परिवार के लोग हैं किस पॉलिटिकल पार्टी से या किस प्रकार के अपने विचार रखते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो राजनीतिक समाजीकरण होता है वो तय होता है। हम किस विचारधारा से जुड़ेंगे या हम किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारे स्कूल, हमारी मीडिया, ये सब तय करती है। इसी के माध्यम से पॉलिटिकल समाजीकरण होता है या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। और ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं हमारी जो सोचने का नजरिया है किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के बारे में निर्धारित करता है। यह अमूर्त एवं नैतिक अवधारणा है, पर इसका आनुभाविक अध्ययन हो सकता है। यह गतिशील होती है, इसमें बदलाव होता रहता है, पर इसकी गति धीमी एवं प्रायः अप्रत्यक्ष होती है। अनेक तथ्यों का सामूहिक रूप है, अर्थात राजनीतिक प्रवृत्तियों का समूह। आस्थाएं, विश्वास, मूल्यों से प्रभावित होती है। ये सामान्य संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। यह समिष्टिवादी एवं व्यष्टिवादी दोनों उपागमों का मिश्रण करती है। यह विश्वास एवं इतिहास की उपज होती है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोणों एवं विश्वासों का संकलन है। यह शिक्षणीय एवं हस्तांतरणीय है। राजनीतिक संस्कृति समाजीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सिखाई जाती है। उन पर अराजनीतिक संस्कृति तथा परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल है नागरिक सद्गुण एवं उत्तरदायित्व, सहभागी एवं बहुलवादी जनतंत्र और विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व तो इतिहास है, फिर धार्मिक जो विश्वास है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक आर्थिक परिवेश है, विचारधाराएं हैं, शिक्षा का स्तर है, सामान्य संस्कृति। क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत लो है अभी भी, तो भारत की जो पॉलिटिकल जो संस्कृति है वो मनी एंड मसल पावर से कंट्रोल हो जाती है। तो यही जाति एवं धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हमारा जो इतिहास है, कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, वहाँ पर भी धर्म और कास्ट के मुद्दे उठाए गए। धार्मिक विश्वास हमारे कहीं ना कहीं दो जो धर्म हैं, इस्लामिज्म और हिंदुइज्म, वहाँ पर जो दोनों की जो बातें हैं या दोनों के बीच जो मतभेद हैं, उसके कारण भी हमारी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो निर्धारित होता है। भौगोलिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं जहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत समय तक राज किया है, तो वो भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को निर्धारित करने का काम करती है। सामाजिक आर्थिक परिवेश कैसा है, भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है या अमीरी है किसी भी देश में, वो निर्धारित करता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा या हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर कैसा होगा। हम मनी एंड मसल पावर से ज़्यादा प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। तो अमेरिका जैसे देश हैं जहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली लोग संपन्न हैं, तो वो मनी एंड मसल पावर्स का दिमाग में रख के वोट देने नहीं जाते हैं। तो ये बात होती है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण तो आर्मंड ने एंग्लो अमेरिकी 4 भाग किए हैं। एंग्लो अमेरिकी, महाद्वीपीय यूरोपीय, आंशिक उद्योग और सर्वाधिकारवादी। एडमंड वाइजमैन इसे शुद्ध एवं मिश्रित में इसको कन्वर्ट करता है। संकीर्ण, अधीनस्थ, सहभागी। आधार क्या है? जन भागीदारी। तो पॉलिटिकल कल्चर संकीर्ण हो सकता है, अधीनस्थ हो सकता है, सहभागी हो सकता है। तो नैरो पॉलिटिकल कल्चर या सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर। मिश्रित भी होता है। मिश्रित में 1 और 2 शामिल रहते हैं। मिश्रित में 1, 2, 1, 3 और 2, 3 हो सकते हैं। तो मिश्रित में क्या हो सकता है? एक तो आप संकीर्ण हो प्लस अधीनस्थ हो, यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हो और नैरो डाउन भी हो। दूसरा, आप या तो संकीर्ण हो सकते हैं प्लस इसमें 3 यानी सहभागी भी शामिल हो सकता है, और तीसरे में अधीनस्थ और सहभागी दोनों साथ साथ आ सकते हैं। हरमन एवं बारबा ने संकीर्ण, अधीनस्थ, सहभागी एवं नागरिक 4 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर बताए हैं। फाइनर ने परिपक्व, विकसित, निम्न एवं न्यूनतम स्तरीय बताया है। कौंदान ये महत्वपूर्ण जो थिंकर हैं, इन्होंने श्रेणीगत यानी आर्थिक स्थिति या योग्यता के आधार पर वर्ग विभाजन किया है। फिर उप श्रेणीगत अन्य श्रेणियां हैं इसमें, पीढ़ीगत, वंश, जाति,
धर्म के आधार पर विभाजन और उपपीढ़ीगत ये बहुल विभाजन है। डेनियल एल्जार इन्होंने व्यक्तिवादी, नैतिकवादी और परंपरावादी 3 प्रकार की संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर बताया। तो अब हम लोग गैब्रियल आलमंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आलमंड का मानना है कि राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध होता है। राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध होता है। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व, अस्थायित्व व स्वरूप का निर्धारण वहाँ की राजनीतिक संस्कृति ही करती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजनीतिक संस्कृति है बहुत ज़्यादा भिन्न है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कल्चरल डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए वहाँ का स्थायित्व नहीं है। भारत में कहीं ना कहीं भले ही हम लोग एक धर्म के रूप में या जाति के रूप में बटे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम लोग एक यूनाइटेड नेशन की तरह काम करते हैं, तो हमारे यहाँ स्थायित्व है। हम कह अफगानिस्तान की राजनीतिक संस्कृति कबीलाई मूल्यों से प्रभावित है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि ब्रिटेन में पिछली 3 शताब्दियों से ये स्थायी है। आलमंड एवं बार्बर के अनुसार राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी होती है, अतः उसकी भूमिकाओं के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन किया जाना चाहिए। आलमंड एवं बार्बर ने संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं के 4 संवर्गों में राजनीतिक संस्कृतियों का विभाजन किया है। पहला, आंग्ल अमेरिकी राज्य व्यवस्था, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। आलमंड ने इस संस्कृति को समरसतापूर्ण बताया है, जिसमें आधुनिक और परंपरागत धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोणों का समन्वय पूर्ण हो गया है। यह संस्कृति बहुमूल्य युक्त, मुक्त, विवेक सम्मत एवं प्रयोगात्मक है। तो ये एक प्रकार से अमेरिकन संस्कृति है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अधिकार है, स्वतंत्रता है, न्याय है। आंग्ल अमेरिकी संस्कृति यूके व यूएसए, स्विट्जरलैंड व स्कैंडिनेवियन देशों में है। यह संस्कृति समरूपी है, होमोजेनस है, एक ही जाति, धर्म या भाषा के आधार पर लोग आपस में जुड़े हुए हैं। फिर खुली एवं उदार भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओपन सिस्टम नहीं है या क्लोज सिस्टम है, यहाँ पर खुली एवं उदार व्यवस्थाएं हैं। ये बहुलवादी एवं पूर्ण विकसित राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो ये मेच्योरिटी की तरफ बढ़ चुकी है। अमेरिकन सिस्टम है या स्कैंडिनेवियन जो देश है, यहाँ पर मेच्योरिटी आ चुकी है लोकतंत्र में। अब यहाँ पर छोटे छोटे मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर, जाति के मुद्दों पर विवाद नहीं होता है। तो किसी ने मतलब किसी ने मांस खा लिया या किसी ने कुछ, ऐसे मुद्दों पर, छोटे छोटे चुटकुल मुद्दों पर बात नहीं होती। यहाँ पर मेच्योर है, विकसित हैं लोग कि चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सब अपने अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए तंत्र हैं, इन केस कि आप रूल ऑफ लॉ के तहत काम करें। जहाँ दबाव समूह में सौदेबाजी होती है, इसमें सेकुलराइजेशन भूमिका यानी रोल और डिफ्रेंसिएशन, उपव्यवस्था स्थायित्व यानी सब सिस्टम स्टेबिलिटी और राजनीतिक एकीकरण एवं राजनीतिक जागरूकता पाई जाती है। महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल यूरोपीय पॉलिटिकल सिस्टम, महाद्वीपीय यूरोपीय राज्य, तो इसमें कहीं तो राजनीतिक संस्कृति का ध्रुवीकरण है, तो कहीं कुछ तत्व परंपरागत और कुछ तत्व विवेकी। यहाँ राजनीतिक संस्कृति के तनाव का कारण उसमें असंतुलित विकास का होना है। इस असंतुलन के कारण राजनीतिक उप संस्कृतियों में बहुत उग्रता पाई जाती है। इन संस्कृतियों में सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया सफल नहीं हुई है। यहाँ राजनीतिक नेताओं का संसद व चुनाव के प्रति अधिक सम्मान नहीं है। नीति निर्माण में नौकरशाही का प्रभुत्व मिलता है, जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन। यहाँ विखंडित व कम विकसित राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। इसमें कई उप संस्कृतियाँ होती हैं। यहाँ समूहों में सौदेबाजी की जगह शक्ति का प्रयोग होता है। फिर गैर यूरोपीय नॉन वेस्टर्न आंशिक औद्योगिकी राज्य व्यवस्थाएं या अपश्चिमी राज्य व्यवस्था, नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ शहरों में आधुनिक संस्कृति पाई जाती है एवं गांवों में आधुनिकता लाने का प्रयास किया जाता है। तो शहरों में, इस भारत में शहरों में आधुनिक संस्कृति पाई जाएगी, लेकिन गांवों में आधुनिकता लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ विभिन्न राजनीतिक संस्कृति एवं व्यवस्थाएं हैं। यहाँ सत्ता की व्यवस्था करिश्मा के रूप में उभरती है, वही है ना, नेहरू का कल्ट, इंदिरा का कल्ट, है ना, इवन मोदी जी का कल्ट। तो ये यहाँ पर करिश्मा के रूप में जो सत्ता है वो उभरती है। इसी कारण अस्थिरता, अनिश्चित, असंभावी होता है। यहाँ नौकरशाही का विकास अपूर्ण होता है। फिर जैसे थर्ड वर्ल्ड के नेशन है एशिया और अफ्रीका में, इसी प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। ऐसी संस्कृति नॉन वेस्टर्न जो संस्कृति है, इसके ये उदाहरण है। तो ये मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं, इनमें पूंजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रण होता है। वही भारत में जो मिक्स इकोनॉमी है ना, ये अधीनस्थ व्यवस्थाएं होती हैं। फिर टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो यहाँ राजनीतिक संस्कृति की एकता अत्यंत सामंजस्यपूर्ण कही जा सकती है, किंतु कोई ऐच्छिक संस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। राजनीतिक संस्कृति की एकता तो है, सभी लोगों के समान विचार हैं, सभी एक ही धर्म, जाति या मतलब एक ही पॉलिटिकल माइंडसेट से काम कर रहे हैं, लेकिन जो संस्थाएं वो ऐच्छिक नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग नहीं कर सकते, आप आरटीआई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं राज्य की मर्जी के बगैर। संचार का केंद्र पर नियंत्रण है, संचार पर केंद्र का नियंत्रण है। राज्य व्यवस्था में तय एवं मतभेद विहीनता है, मतलब आप एक प्रकार से, है ना, अपनी कंसेंट को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। आपको मतैक्य होना पड़ेगा, आपको कंसेंसस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो आप जैसे नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ पर आप, है ना, जो
शासक है वहाँ का, उसका आप विरोध नहीं कर सकते। आपको न चाहते हुए 100% वोटिंग में भाग लेना ही पड़ेगा। मतभेद भूमिगत रहते हैं, मतलब आप खुले में जाके अब किम जोंग उन का तो विरोध नहीं कर सकते हैं ना, भूमिगत रहकर ही करेंगे। खुले में जाएंगे तो पीट दिए जाएंगे। नौकरशाही का संचार की तकनीक पर एक अधिकार होता है। इसके पास हिंसा की अद्यतन तकनीक होती है। फांसीवादी इटली, नाजी जर्मनी, स्टालिनवादी रूस इसके अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। ये क्लोज व्यवस्थाएं होती, ये क्लोज व्यवस्थाएं होती। तो नेक्स्ट है आमंड एवं सिडनी बर्बा। तो ये राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये राजनीतिक संस्कृति के मूल तत्व क्या बताते हैं। आनुभाविक विश्वास, मूल्य, अभिरुचियां एवं प्रभावी अनुक्रियाएं। ओरिएंटेशन, झुकाव में क्या आता है। तो संज्ञानात्मक राजनीतिक वस्तुओं का नागरिकों को ज्ञान, भावनात्मक एवं मूल्यांकनात्मकता यानी इवेल्युएशन आता है इसमें। राजनीतिक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, व्यक्ति का स्वयं के बारे में ज्ञान, ये सब राजनीतिक वस्तुएं। फिर संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव में क्या आता है। उसका तात्पर्य है देश के नागरिकों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कितना ज्ञान। वे देश के इतिहास, संवैधानिक प्रावधानों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, देश के राजनीतिक मूल्यों, इनपुट एवं आउटपुट के प्रोसेस और स्वयं के अधिकारों, क्षमताओं, कर्तव्यों के बारे में कितना जानते हैं। अफेक्टिव यानी भावनात्मक, तो नागरिक राजनीतिक वस्तुओं अर्थात अपनी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति कितना लगाव या अलगाव रखते हैं। वो उनके प्रति राजभक्ति रखते हैं, उदासीन हैं या विरक्त नकारात्मक भाव रखते हैं। ये अफेक्टिव के अंतर्गत आता है कि जो लोग हैं अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति, उसकी गतिविधियों के प्रति, उसकी संस्थाओं के प्रति कितना लगाव या अलगाव रखते हैं। तो वो राजभक्त हैं या उदासीन हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि किसकी सरकार हो, बीजेपी को कांग्रेस से, नो डिफरेंस। राजभक्त हैं, भक्त हैं क्या हो। और दूसरा विरक्ति, नकारात्मक भाव रखते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इवेल्युएटिव यानी मूल्यांकनात्मक, तो नागरिक राजनीतिक वस्तुओं के बारे में निर्णय करते समय तो ये निर्णय या मूल्यांकन उनकी भावनाओं, सूचनाओं, विश्वास आदि के मिश्रण से निर्धारित होते हैं। अल्मंड एवं बर्बा की प्रसिद्ध पुस्तक है सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, 1963 में बुक आती है। ये 5 नेशन कौन कौन से हैं। तो यूके है, यूएसए है, इटली है, जर्मनी और मैक्सिको है। यूके, यूएस, इटली, मैक्सिको, जर्मनी। अल्मंड एवं बर्बा की पुस्तक है द सिविक कल्चर, 1963 में आती है। में 5 देश हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली और मैक्सिको के राजनीतिक दृष्टिकोण एवं लोकतंत्र का विश्लेषण करने के लिए सर्वे का प्रयोग किया था। यह पुस्तक आंशिक रूप से इटली, जर्मनी और अन्य जगहों पर प्रतिनिधि सरकार के पतन एवं 1945 के बाद कई नवस्वतंत्र विकासशील राज्यों में लोकतंत्र की विफलता की व्याख्या करने की इच्छा से प्रेरित। अल्मंड एवं बर्बा ने उस राजनीतिक संस्कृति की पहचान करना शुरू किया जो लोकतांत्रिक राजनीति को सबसे प्रभावी ढंग से कायम रख सकती है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति सामान्यतः नागरिक संस्कृति के विचार पर केंद्रित होती है। यह आमंड और बर्बा के लेखन कार्य से जुड़ी। राज्य व्यवस्था के प्रति ओरिएंटेशन को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। राज्य व्यवस्था के प्रति ओरिएंटेशन को राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इस धारणा को सबसे पहले आमंड ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए रखा था। इसके बारे में आमंड ने 1956 में अपने एक लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में लिखा था। उलम बीर ने इसे 1958 में ग्रहण किया। आमंड एवं बर्बा ने जिन 5 देशों का अध्ययन किया उन 5 के चयन का कारण था, तो यूके एवं यूएसए के चयन का कारण था लंबा सफल लोकतंत्र, पश्चिमी जनवरी, तो लोकतंत्र से पूर्व दीर्घ काल से चली आ रही वैध प्रभावशाली सरकारें, इटली, पुरानी सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाओं का प्रभाव मजबूत क्या है, मैक्सिको, तो गैर अटलांटिक समूह है ये, अध्ययन के समय यहाँ लोकतंत्र नहीं था। देश और राजनीतिक संस्कृति के लक्षण, तो इटली में एलिनेटेड यानी विमुख या अलग थलग संस्कृति थी, कोई एक इंटीग्रेटेड या कोई एक संस्कृति नहीं थी, विभिन्न विभिन्न लोगों की विभिन्न विभिन्न संस्कृति थी। फिर मैक्सिको में विमुख एवं आकांक्षापूर्ण एलिनेटेड और एस्पिरेशनल संस्कृति थी। मैक्सिको की संस्कृति व्यवस्थाओं की वैधता, आशाओं और आकांक्षाओं पर टिकी हुई है, जिसे संस्कृति का वादा, द प्रॉमिस ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पश्चिमी जर्मनी, तो इसमें राजनीतिक निर्लिप्तता एवं प्रजाभाव संपन्न यानी पॉलिटिकल डिटैचमेंट एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटिशनेंस आता है, कॉम्पिटेंस रहता है। यूएसए में सहभागी नागरिक संस्कृति, पार्टिसिपेटरी सिविक कल्चर था। और यूके में श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति थी यानी डिफरेंशियल सिविक कल्चर था। अल्मंड एवं बर्बा ने लोगों की सहभागिता एवं अलगाव तथा राज्य स्थायित्व एवं अस्थायित्व में संस्कृति की भूमिका के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा है, जो राजनीतिक संस्कृति के आदर्श प्रकार हैं। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, पहला है पैरोकियल
पॉलिटिकल कल्चर, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विषयों में अज्ञानता, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की कमी होती है। पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, तो फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार में अगर कोई ट्राइब्स रह रही है तो उसकी जो पॉलिटिकल कल्चर होगा कैसा होगा, पैरोकियल होगा। उनको राजनीतिक विषयों से कोई ज्ञान नहीं होगा उसका, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी कमी नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। फिर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर यानी अधीनस्थ या विषयी राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक प्रक्रिया का व्यापक ज्ञान लेकिन शक्तिहीनता की भावना के कारण राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी से कतराते हैं। लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा, है ना। लोगों को पता है संविधान है, पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेशन कर सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे एक वोट से हो ही क्या जाएगा, हटाओ। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, इसमें लोग सरकार की जो नीतियां हैं उससे लाभ तो लेते हैं, स्कीम से लाभ लेते हैं, लेकिन सक्रिय भागीदारी करने से डरते हैं। उसका कारण कोई भी हो सकता है। फिर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, सहभागी भागीदारी, तो राजनीतिक प्रक्रिया का व्यापक ज्ञान होता है और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। तो भारत में अब 2014 या कि वर्तमान में 2000 के बाद यही कल्चर उभर कर सामने, तो अब लोगों के पास न केवल ज्ञान है पॉलिटिकल कल्चर का, बल्कि वो अब उसमें पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पारलौकिक या संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में नागरिकता की भावना का अभाव होता है। वही अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोई ट्राइब से पूछो कि आप नागरिक हो भारत के, तो उनके पूछेंगे कि भारत ये कौन सी चिड़िया का नाम। तो ये बात है कि वहाँ पर नागरिकता की भावना ही नहीं होती है। इस संस्कृति में लोगों की बजाय अपनी लोकेलिटी से पहचान रखते हैं, तो इसमें अपनी लोकेलिटी को महत्वपूर्ण दिया जाता है, इसमें स्थान महत्वपूर्ण दिया जाता है। फिर ये ना तो राजनीति की इच्छा रखते हैं और ना ही इसमें राजनीति में भाग लेने की क्षमता होती है, तो इच्छा भी नहीं रखते, इनको पता ही नहीं होता है कि राजनीति क्या है, कैसे है। परंपरागत समाज, गांव, कबीले, धर्म का महत्व ज़्यादा होता है यहाँ पर। फिर एक ही संरचना सारे कार्य करती है, संरचनात्मक भेदीकरण नहीं पाया जाता है। तो वही व्यक्ति न्याय देगा, वही व्यक्ति शासन करेगा और वही व्यक्ति कानून बनाएगा। न लोगों को राजनीतिक ज्ञान होता है और ना ही राजनीतिक सहभागिता का ज्ञान होता है। भूटान, अफगानिस्तान, अरब, युगांडा में ऐसी संस्कृति झलक आप देख सकते हैं। हालांकि अब भूटान में तो लोकतंत्र एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, लेकिन जिस समय यह पुस्तकें लिखी गई, जिस समय ये अध्ययन किए गए, उस समय भूटान भी एक मोनार्किकल सिस्टम था, वहाँ भी पैरोकियल पॉलिटिकल सिस्टम देखा जा सकता था। अब नेक्स्ट है इसमें जो महत्वपूर्ण है, अधीनस्थ या प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में नागरिकों के बीच राजनीतिक निष्क्रियता होती है, उनमें सरकार को प्रभावित करने की क्षमता बहुत सीमित होती है। उदाहरण के लिए उपनिवेशों, पूर्व उपनिवेशों में नाइजीरिया, चीन आदि में यहाँ इनपुट तो होता है पर आउटपुट नहीं होता। तो नागरिकों के बीच राजनीतिक निष्क्रियता होती है, इसमें सरकार को प्रभावित करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो इनपुट तो होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता, इन द सेंस कि लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनकी भावनाओं को या उनकी जो नीतियाँ उनको प्रभावित नहीं कर पाते। जो सरकार ने दे दिया उसको ले लेते हैं। तो 1947 के बाद जो 1991 तक क्या था कि जो सरकार ने दे दिया उसे लोग अपना भाग समझकर ले लिया करते थे, बहुत ज़्यादा उलझते नहीं थे। तो यहाँ के लोगों को राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान तो होता है पर सहभागिता नहीं मिल पाती। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, तो सहभागी राजनीतिक संस्कृति। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में नागरिक संस्कृति पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। यह लोकप्रिय भागीदारी को वांछनीय एवं प्रभावी दोनों प्रकार का मानती है। उदारवादी विकसित देशों में सहभागी संस्कृति होती है, इसमें जो लिबरल डेमोक्रेसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यूके या कि जो यूरोप है या ब्रिटेन है या काइंड ऑफ यूएसए है, तो यहाँ पर इसमें राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान भी होता है और सहभागिता भी होती है। यहाँ तार्किक सक्रियतावाद होता है, ना कि भावनात्मक। फिर नागरिक है सिविक कल्चर, ये नोबल कल्चर है। तो आमिर एवं बर्बा उदार लोकतंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त संस्कृति को नागरिक संस्कृति यानी सिविक कल्चर की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार इस प्रकार की संस्कृति लोकतंत्र जैसी जटिल प्रक्रिया के निर्वाह में खरी नहीं उतरती, अतः इसके लिए सूझबूझ के साथ उपयुक्त तीनों प्रकार की संस्कृतियों का व्यवस्थाबद्ध मिश्रण तैयार करना होगा, जिसे वे नागरिक कल्चर कहते हैं। तो नागरिक कल्चर या नागरिक सिविक कल्चर में तीनों चीज़ें आती हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी आता है, वहाँ पर जो एक प्रकार से पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर भी आता है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर भी आता है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर भी आता है। नागरिक संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, नोबल कल्चर। तो इसमें सिस्टमेटिकली मिक्स्ड है, ये व्यवस्थाबद्ध मिक्सचर होता है इसमें बाकी तीनों संस्कृतियों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपेट, तो तीनों प्रकार के कल्चर आपस में गुथ जाते हैं। तो यह उदार लोकतांत्रिक देशों फॉर एग्जाम्पल यूएसए यूके में ऐसी संस्कृति पाई जाती है।
नागरिक संस्कृति एंड सिविक कल्चर विशिष्ट दृष्टिकोणों का एक ऐसा समूह है जो आधुनिक लोकतंत्रों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अमन एवं बारबा ने स्वीकार किया है कि एक सहभागी संस्कृति पार्टिसिपेंट कल्चर लोकतांत्रिक आदर्श के सबसे करीब होता है, परंतु नागरिक यानी सिविक कल्चर ऐसे तत्वों का मिश्रण है जिसमें यह राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी का सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। लोकतांत्रिक स्थिरता यानी डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी राजनीतिक संस्कृति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। यह नागरिकों की सक्रियता एवं निष्क्रियता और सरकार के दायित्व एवं उसके प्रदर्शन के बीच संतुलन का मिश्रण है। अपने प्रारंभिक अध्ययन में आमंड एवं बर्बा ने निष्कर्ष निकाला कि यूके नागरिक संस्कृति के सबसे करीब है, जिसमें प्रतिभागी एवं विषयी यानी पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्ट दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद। दूसरे शब्दों में जब अंग्रेज सोचते थे कि वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं तो वे सत्ता को चलाने के लिए भी तैयार होते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह उच्च स्तर पर पाई जाती है। यहाँ इसकी सापेक्ष कमजोरी यह है कि यहाँ सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर हावी है। अमेरिकी विशेष रूप से कानूनों का पालन करने वाले नहीं थे। एक नागरिक संस्कृति के निर्माण एवं पुनर्निर्माण की कठिनाई को पश्चिमी जर्मनी एवं इटली के उदाहरणों से समझा जा सकता है। 1960 के दशक के प्रारंभ तक किसी भी देश में एक मजबूत प्रतिभागी संस्कृति यानी पार्टिसिपेंट कल्चर नहीं दिखाई दिया, जबकि जर्मनी में विषय संस्कृति यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का बोलबाला था। इटली में संकीर्ण दृष्टिकोण पैरोकल एटीट्यूड बना रहा। अमन एवं बर्बा की नागरिक यानी सिविक कल्चर एवं राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर की अवधारणा अमेरिकी एवं ब्रिटिश पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। अरेंड लिजफार्ड आमंड एवं बर्बा के विपरीत नीदरलैंड की संस्कृति को सिविक कल्चर मानता है। वहीं अरेंज लिजफार्ड लोकतंत्रात्मक स्थिरता तथा समान राजनीतिक संस्कृति एवं मूल्यात्मक समरसता जर्मनी व इटली का आपस में कोई संबंध नहीं मानता है। लिजफार्ड के अनुसार अभियानों की संस्थागत सहभागिता विविधताओं एवं विवादों में ज़्यादा स्थिरता प्रदान करती है। राजनीतिक संस्कृति की बजाय शक्ति साझा यानी पावर शेयर करने का एक उचित ढंग लोकतांत्रिक स्थिरता प्राप्त करने की कुंजी। इसे वह कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी कहता है। लिजफार्ड इसे कंसोसिएशनल यानी सहवर्ती मूलक लोकतंत्र कहता है। अमन एवं बर्बा राजनीतिक स्थिरता एवं संतुलन तथा राजनीतिक संस्कृति के मध्य कार्यकरण संबंध मानते हैं, जबकि कैरोल पेटमैन इसे स्वीकार नहीं करते। अब डेनियल जे अल्जार, तो इनकी जो पुस्तकें हैं सिटीज ऑफ पेरी, एक्सप्लोरिंग फेडरलिज्म, किनशिप एंड कंसेंट, कवनेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो डेनियल अल्जार की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा। डेनियल अल्जार ने अपनी पुस्तक रूट्स अल्मीर मेस्कोविक 1994 में अमेरिकी संघवाद पर अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक संस्कृति के कारण ही अमेरिका के विभिन्न राज्य एक ही समस्या से निपटने के लिए भिन्न भिन्न नीतियां अपनाते हैं। डेनियल अल्जार ने अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को 3 राजनीतिक उपसंस्कृतियों का जोड़ माना है, जो जर्मनी, फ्रांस एवं मेक्सिको की राजनीतिक संस्कृतियों से भिन्न है। डेनियल अल्जार ने निम्नलिखित वर्गीकरण को 2 समान विचारों के आधार पर बांटा। पहला, सरकार एक बाजार के रूप में, तो गवर्नमेंट एज अ मार्केट प्लेस, और सरकार एक राष्ट्रमंडल के रूप में, तो गवर्नमेंट एज अ कॉमनवेल्थ। व्यक्तिवादी राजनीतिक उपसंस्कृति, तो इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल सब कल्चर। तो इसमें राजनीति को व्यवसाय एवं राजनीतिक दलों को कंपनियों के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार इसमें राजनीतिक को व्यवसाय एवं राजनीतिक दलों को कंपनियों के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की उपसंस्कृति में गिव एंड टेक की राजनीति पाई जाती है। इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। राजनीतिक पदों को प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य होता है, न कि मुद्दों से निपटना। फिर नैतिकतावादी राजनीतिक उपसंस्कृति, मोरलिस्टिक पॉलिटिकल सब कल्चर। तो इसमें अच्छे जीवन के लिए सरकारी सेवाओं की मांग रहती है, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता को नागरिकों का दायित्व माना जाता है। परंपरावादी राजनीतिक उपसंस्कृति, ट्रेडिशनलिस्टिक पॉलिटिकल सब कल्चर। यह व्यक्तिवाद एवं नैतिकतावादी संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है। इस उपसंस्कृति के बाजार यानी व्यक्तिवादी इंडिविजुअल गुड एवं अच्छा जीवन कॉमन गुड नैतिकता दोनों के स्वीकार किया जाता है इसमें। इस प्रकार उपसंस्कृति में राजनीतिक अभिजन वर्ग से आते हैं तथा सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षोपान को बनाए रखा जाता है। सैमुअल ई फाइनर की पुस्तक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, 1970 में आती है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और दूसरी है मेन ऑन हॉर्स बैक, 1962 में मेन ऑन हॉर्स बैक। सेना की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो 4 प्रकार की राजनीतिक कल्चर होता है, पॉलिटिकल कल्चर होता है। एक तो परिपक्व मैच्योर, तो ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया परिपक्व, खुली या उदार, अति विकसित, स्थिरता यहाँ पर पाई जाती है। मैच्योर है यहाँ पर आप छोटे छोटे मुद्दों पर बहस नहीं देखेंगे। तुमने बीफ खाया, तुमने मांस खाया, इससे वहाँ इन सब चीज़ों से वहाँ पर
वो नहीं होता, छोटे मोटे मुद्दे पर बहस नहीं होती है। विकसित हैं, ये मेच्योर है, इनको पता है कि ये सब चीज़ें ओवर पीरियड ऑफ टाइम मायने नहीं रखती हैं कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, क्या खाया है आपने, ये कोई चीज़ें लड़ने का तो विषय है ही नहीं है। फिर जो डेवलप्ड राजनीतिक संस्कृति है उसमें मिस्र, अल्जीरिया, क्यूबा, इसमें तानाशाही या सैनिक शासन होता है, तानाशाही एवं अस्थिरता यहाँ पर रहती है। निम्न तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, म्यांमार ये संकीर्ण एवं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कबीलाई टाइप के होते हैं। और न्यूनतम स्तर में पूर्व फ्रांसीसी क्रांति की जो समाज था वो यहाँ पर न्यूनतम स्तर का राजनीतिक संस्कृति थी। फिर कवना किया कवंदे, तो ये 4 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। पहला श्रेणीगत, तो आर्थिक स्थिति एवं योग्यता के आधार पर इसमें वर्ग विभाजन होता है। उप श्रेणीगत, अन्य श्रेणियाँ इसमें आ जाती हैं। फिर पीढ़ीगत, तो इसमें पीढ़ीगत भी है, वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभाजन होता है। उप पीढ़ीगत में बहुल विभाजन रहता है। तो कावंदय या कवनक उप संस्कृति पर जोर देते हैं, सब कल्चर पर जोर देते हैं। कवनक के सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। तो कुलीन बनाम जन संस्कृति, एलिट वर्सेस मास कल्चर, प्लस कल्चरल डिवीजन विद इन एलिट्स, अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन। पीढ़ीगत उप संस्कृति, जनरेशनल सब कल्चर। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और एटीट्यूडनल डिफरेंसेस, व्यवहारगत अंतर। तो नेक्स्ट है मार्क्सवादी परंपरा में राजनीतिक संस्कृति। तो मार्क्सवादी परंपरा में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका और प्रकृति का अलग दृष्टिकोण विकसित किया गया है। उन्होंने विचारों, मूल्यों एवं विश्वासों की शक्ति को स्वीकार किया है। जैसा कि मार्क्स एवं एंजल्स ने द जर्मन आइडियोलॉजी में लिखा है कि शासित वर्ग के विचार हर युग में शासक के विचार होते हैं। तो जो वर्ग शासन करता है उसके ही विचार गवर्निंग आइडियाज होते हैं, अर्थात वह वर्ग जो पूंजी बल रखता है उसी के पास समाज का बौद्धिक बल होता है। क्यों? क्योंकि आप फंडिंग दोगे तो जिसको आप फंडिंग दोगे तो वो आपका ही गुणगान ना गाएगा। तो जैसे पहले के ज़माने में फॉर एग्जांपल राजा महाराजा जो कवि रखा करते थे, दरबारी कवि, तो राजा महाराजाओं का ही गुणगान न किया करता था। ये बात मार्क्स के अनुसार विचार और संस्कृति एक संरचना का हिस्सा है जो आर्थिक आधार यानी उत्पादन के तरीके द्वारा निर्धारित होता है। तो जो विचार और संस्कृति हैं ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि अर्थव्यवस्था से यानी आधार से गाइडेड होते हैं। राजनीतिक संस्कृति एवं नागरिक संस्कृति बुर्जुआ विचारधारा से अधिक कुछ नहीं। जो राजनीतिक संस्कृति है या नागरिक संस्कृति है ये कैपिटलिस्ट विचारधारा या बुर्जुआ विचारधारा से कुछ अधिक नहीं है। फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विचारधारा का कार्य मिथकों, भ्रमों और असत्य, एंजल के शब्दों में झूठी चेतना का प्रचार करके अधीनस्थ वर्गों को उनके शोषण और उत्पीड़न के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। बाद में मार्क्सवादियों ने इस प्रक्रिया को बुर्जुआ आधिपत्य बुर्जुआ हेजेमनी कहा। वैचारिक आधिपत्य वास्तव में सफल हो सकता है क्योंकि यह मुक्त भाषण, खुली प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक बहुलवाद के भ्रम के पीछे काम करता है, जिसे हार्बर्ट मार्क्यूजी ने दमनकारी सहिष्णुता यानी रिप्रेसिव टॉलरेंस कहा। 20वीं शताब्दी में सबसे प्रभावशाली विचारक एंटोनियो ग्राम्सी थे। ग्राम्सी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि न केवल असमान आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति द्वारा बल्कि वैचारिक आधिपत्य आइडियोलॉजिकल हेजेमनी द्वारा भी वर्ग व्यवस्था को कायम रखा जाता है। इसमें शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता शामिल है, जिसे नागरिक समाज के माध्यम से बुर्जुआ मूल्यों एवं विश्वासों के प्रसार के माध्यम से लाया गया, जैसे मास मीडिया, चर्च, युवा आंदोलन, ट्रेड यूनियन इत्यादि। ग्राम्सी के विश्लेषण का महत्व यह है कि समाजवाद को हासिल करने के लिए विचारों की लड़ाई, बैटल ऑफ आइडियाज छेड़नी होंगी। इसके माध्यम से सर्वहारा सिद्धांत मूल्य बुर्जुआ विचारों को चुनौती देंगे। सोवियत नेतृत्व ने विषय यानी सब्जेक्ट भागीदारी, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट भागीदारी वाली राजनीतिक संस्कृति के ढांचे के भीतर 3 दीर्घकालिक लक्ष्यों को एकीकृत करने का प्रयास किया है। पहला, औद्योगिकरण के लिए पार्टी नेतृत्व जारी रखना, उपलब्ध विकल्पों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जीवन स्तर में वृद्धि करना, केंद्रीकृत राजनीतिक नेतृत्व वाले लोगों को साम्यवादी राजनीति की तर्क संगतता समझाने के लिए जो समन्वित निर्णय लेने, प्रभावी क्रियान्वयन और निष्पादन के माध्यम से दीर्घकालीन नियोजित विकास की सुविधा प्रदान करता है। स्कैंडिनेवियाई या नार्डिक देशों में राजनीतिक संस्कृति, तो यूरोप के उत्तरी पश्चिमी कोने में स्थित डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडन 5 राज्यों में एक सहमतिवादी लोकतांत्रिक संस्कृति यानी कंसेंसुअल डेमोक्रेटिक कल्चर मौजूद है। ये एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले छोटे लोकतंत्र हैं और इन्हें सामूहिक रूप से नार्डिक या स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में संवैधानिक राजतंत्र है यानी मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, जबकि आइसलैंड एवं फिनलैंड में विशिष्ट गणराज्य है। इन 5 देशों में एक संघीय भावना का विकास हुआ है जो यह स्वीकार करता है कि उनके बीच बाहर के देशों की तुलना में अधिक समानता है। डी पोलिटिसाइजेशन यानी विराजनीतिकरण
अधिक सहमति वाली राजनीति का प्रतीक है, अधिक सहमति वाली राजनीति का प्रतीक है, जबकि बढ़ा हुआ असंतोष अस्थिरता अस्थिरता और जन आंदोलन की ओर इशारा करता है। तो अधिक सहमति वाली जो विराजनीतिकरण है, ये अधिक सहमति वाली राजनीति का प्रतीक है। डिपॉलिटिसाइजेशन अधिक सहमति वाली राजनीति का प्रतीक है, जबकि बढ़ा हुआ असंतोष अस्थिरता और जन आंदोलन की ओर इशारा करता है। क्षेत्रीय सहमति की एक कुंजी यह है कि विभिन्न सुरक्षा मांगों, धारणाओं और प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में व्यक्तिगत राष्ट्रीय कार्रवाई हमेशा सामूहिक क्षेत्रीय हितों के अनुरूप होती है। इसे नार्डिक संतुलन, नॉर्डिक बैलेंस कहा जाता है। तो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉट मॉडल या सैलेड बाउल मॉडल या एकलवादी संस्कृति। मेल्टिंग पॉट ये यूएसए की संस्कृति है, पिघलने वाला बर्तन। तो मेल्टिंग पॉट मतलब यूएसए में जो जाता है वो यूएसए का हो जाता है, उसकी रहन सहन, भाषा, संस्कृति, उसके विचार सब यूएसए के हो जाते हैं। ये है यूएसए का मेल्टिंग पॉट मॉडल की वहाँ पर आके सब कोई अमेरिकन ही बन जाता है, चाहे भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो। यूएसए की संस्कृति वहाँ आने वाले प्रवासियों की सांस्कृतिक विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। दूसरी संस्कृतियाँ अपनी अलग पहचान खोकर यूएसए की संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। सलाद यानी सलाद का कटोरा यानी सैलेड बाउल मॉडल, इसे कंपोजिट कल्चर या मोज़ेक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ सांस्कृतिक विविधता को एक सकारात्मक चीज़ माना जाता है। इंडिया से सदियों में सैलेड बाउल मॉडल है। तो जैसे सैलेड बाउल में जो सलाद का कटोरा है उसमें आप खीरा भी पा सकते हैं, उसमें आप टमाटर भी रहता है, फिर प्याज भी रहती है, इवन धनिया भी उसमें ऊपर से छिड़की जाती है, नमक छिड़का जाता है, फिर उसमें नींबू भी रहता है। लेकिन हर जो कंपोनेंट है उसका अपना अस्तित्व रहता है। लेकिन जब वो प्लेट में सज जाता है तो कितना अच्छा लगता है। तो पूरी प्लेट एक इंटीग्रेटेड लगती है, ऐसा लगता है कि पूरा एक प्लेट है। फिर वो अलग अलग आप नींबू, टमाटर ये सब नहीं कहते, उसको सलाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लेट में सज गया। तो भारत में भी यही है कि भारत में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब कुछ है। तो अब ये अगर इनको एक ब्रॉड रूप में देखा जाए तो कोई हिंदू है नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, सब भारतीय है ना, सब भारतीय हैं। तो ऐसा ही सलाद बाउल होता है। तो भारत में यही संस्कृति है। भारत में हर संस्कृति का अपना अस्तित्व है इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन अगर व्यापक लेवल पर देखा जाए, राष्ट्र लेवल पर देखा जाए, तो सब चीज़ें मिलकर एक भारतीयता का निर्माण करती हैं, एक भारत राष्ट्र का निर्माण करती हैं। एकलवादी यानी मोनोलिथिक कल्चर, तो इजराइल, सऊदी अरेबिया है, इसमें अन्य संस्कृतियों पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। अराजकता की संस्कृति, अलेक्जेंडर वेंट का कॉन्सेप्ट है ये। तो कल्चर ऑफ एनार्की, तो अलेक्जेंडर वेंट की पुस्तक है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1999 में आती है। क्वांटम माइंड एंड सोशल साइंस, 2015 में पुस्तक आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में होमोजेनस अगर कल्चर कहीं पाया जाता है, समरूप संस्कृति पाई जाती है, तो यूएसए एवं पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। अभिजात यानी एलिट प्लस मास कल्चर कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। सब्जेक्ट कल्चर चीन में पाया जाता है। और संकीर्ण पैरोकियल कल्चर ये कहाँ पाया जाता है? युगांडा जैसे देशों में पाया जाता है। राजनीतिक संस्कृति एवं सामाजिकरण, तो राजनीतिक संस्कृति एक अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया एवं संरचना है। इसकी प्रक्रिया सामाजिकरण बनकर मुख्यतः बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक चलती रहती है। इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, व्यक्ति को समान संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। यह कार्य परिवार एवं उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जब आपके पिताजी, आपके दादाजी बातें करते हैं कि वाह हमारे ज़माने में कांग्रेस, इंदिरा गांधी के ज़माने में ऐसी कांग्रेस, ऐसा होता था, हमारे एक नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, उनके एक फ़ोन लगाने पे ऐसा हो जाता था, वैसा हो जाता था। तो ये क्या है? आपके दिमाग में बिल्ड किया जा रहा है एक किसी पार्टी विशेष के बारे में बातें। तो इससे आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है। कहीं ना कहीं आप उससे प्री कंडीशन है ना हो जाते हैं और आगे चल के आपके विचार भी उसी तरह हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में इसका स्वरूप विशिष्ट एवं अधिक प्रकट होता है। तो गली, मोहल्ले, विद्यालय, मित्र मंडली आदि यह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन में आ जाते हैं। हम अब एक फॉर्मल टॉक करने लगते हैं और हम समझने लगते हैं कि अच्छा ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये सपा है, ये बीएसपी है। तो आपको सबको समझ में आने लगता है ना। तीसरी अवस्था है समाजीकरण का अंत एवं विशेष व्यक्तियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट। तो अब यहाँ से अब आप समाजीकरण समाप्त हो गया। अब आपने जो पार्टी, जो आपको विचारधारा अच्छी लगी, आप उस हिसाब से, अगर लेफ्ट विचारधारा आपको अच्छी लगी तो आप वहाँ सीपीएम वगैरह ज्वाइन कर लोगे, जेएनयू में चले जाओगे। अगर आपको हिंदूवादी विचारधारा अच्छी लगी तो आप यहाँ आरएसएस या बीजेपी के साथ हो जाओगे। या आपको कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी, मध्यम मार्ग अच्छा लगा, समाजवाद अच्छा लगा तो एसपी, बीएसपी, दलितवाद अच्छा लगा तो आप, मतलब यहाँ से आप रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है। चौथी अवस्था में आत्मनिर्भरता की है, जब व्यक्ति समाजीकरण प्रक्रियाओं में कतिपय राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों का अपने लिए चयन कर लेता है, वह शेष तीनों प्रक्रियाओं को अपने अधीनस्थ बना लेता है। तो तीसरी अवस्था में या चौथी अवस्था में आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। ये पूर्ण ज्ञान की अवस्था है।
यहाँ पर आप राजनीतिक संस्कृति है उसको अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं और व्यवहारिकता के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। तो हो सकता है कि बीएसपी में रहते हुए आपके हितों को उस तरह से सम्मान ना मिलता हो, भले आप दलित कम्युनिटी से, लेकिन फिर भी आप पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। तो ये है, आप यहाँ पर आप आत्मनिर्भर हो गए, आपको पता है कि चीज़ें क्या है। पहले मैं इमोशनल था लेकिन अब आत्मनिर्भर हो गया। राजनीतिक संस्कृति की निरंतरता तो राजनीतिक सामाजिकरण के द्वारा बनी रहती है। सामाजिकरण के द्वारा दस राजनीतिक संगठन के प्रभावशाली एवं अपेक्षित मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों एवं कुशलताओं को अपनाते रहते हैं। अब स्वतंत्र भारत में भारतीय राजनीतिक संस्कृति, समकालीन भारतीय राजनीतिक संस्कृति कैसी है? मॉरिस जोन, ऑनर विनर, रिचर्ड ए पार्क और रजनी कोठारी एवं फ्रांसीसी फ्रैंकल ने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताया। मॉरिस जोन की पुस्तक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, 1964 में बुक आती है। पार्लियामेंट इन इंडिया। फिर भारतीय राजनीतिक संस्कृति की 3 भाषाएं या 3 मुहावरे प्रसिद्ध हैं। पहला है आधुनिक भाषा, इसका प्रयोग संविधान, संसद, अभियानों एवं नेशनल मीडिया में किया जाता है। भाषा धर्मनिरपेक्षता, सहभागिता, कानून का शासन, सहिष्णुता की बात की जाती है। नेहरू, अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद की भाषा है ये, आधुनिक भाषा है। पाश्चात्य मूलों से प्रभावित भाषा है ये। परंपरागत भाषा तो ये आम जन की भाषा है। जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद की भाषा है। यहाँ पर भाषावाद, क्षेत्रवाद पनपता है। आरएसएस, मुस्लिम लीग, क्षेत्रीय पार्टियों की भाषा है, ये परंपरागत भाषा है। कंजर्वेटिव है, ये रूढ़िवादी हैं, ये प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखने की पक्षधर। फिर संत सुलभ भाषा, तो ये सेंट्रली वाइज है। सेंट्रली वाइज उसमें अपरिग्रह, त्याग, अहिंसा, अध्यात्म की बातें की जाती हैं। ये गांधीवादी बातें हैं, विनोदा भावे की बातें हैं, ये जयप्रकाश नारायण की भाषा है, संत सुलभ भाषा। तो 3 भाषाएं इसको याद रखिएगा, आधुनिक भाषा, मॉडर्न लैंग्वेज, फिर ट्रेडिशनल लैंग्वेज और सेंट्रली लैंग्वेज। मायरन विनर कॉन्सेप्ट किसका है? मॉरिस जोन्स का। मायरन विनर टू पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, टू पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया का एक ऐसे है। विनर का यह लेख लुसियन पाई एवं सिडनी बर्बा की फेमस बुक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1967 में छपा। द इंडियन पैराडॉक्स एक अन्य इसकी पुस्तक है। इंडिया टू पॉलिटिकल कल्चर, भारत में 2 पॉलिटिकल कल्चर है। पहला एलीट कल्चर है, यानी अभिजनवादी कल्चर है, तो इसमें नई दिल्ली की राजनीतिक संस्कृति शामिल है। तो इसे राष्ट्रीय नेता, टॉप ब्यूरोक्रेट, उच्च सैन्याधिकारी एवं अंग्रेजा लोग बोलते हैं। बेसिकली ये एलीट कल्चर है, जो राष्ट्रीय नेता, टॉप नौकरशाही, उच्च सैनिक अधिकारी एवं अंग्रेजा टाइप के लोग बोलते हैं, जो इंग्लिश या जो वेस्टर्न विचारधारा से प्रभावित लोग। मास कल्चर, तो इसमें स्थानीय शासन, जिलों एवं राज्य राजधानियों में पनपी संस्कृति है। ये लोकप्रिय संस्कृति है, इसमें धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र का मिश्रण होता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष, खुली, उदार, जोन्स वाली आधुनिक संस्कृति है और ये जोन्स वाली परंपरागत संस्कृति है। मास कल्चर ये जोन्स की परंपरागत संस्कृति है और जो अभिजनवादी या एलिटवादी जो काइंड ऑफ संस्कृति है, ये जोन्स की आधुनिक कल्चर। ये आधुनिक कल्चर है। आधुनिक कल्चर क्या है? एलिट कल्चर। परंपरागत कल्चर क्या है? परंपरागत कल्चर तो ये है बेसिकली मास कल्चर। रिचर्ड ए पार्क की पुस्तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम 1979 में आती है। परंपरा बनाम परिवर्तन, गोल्डन एज थ्योरी। प्रत्येक उपसंस्कृति अपने अपने स्वर्ण युग को याद कर गौरवान्वित होती है। प्रत्येक जाति अपने इतिहास यानी भूतकाल में जीती है। श्री राम राज आएगा, सतयुग आएगा, तो यही बात है। जो गुप्ताज थे वो गोल्डन एज था भारत का। तो ये सब भारतीय संस्कृति का, तो कहीं ना कहीं हर संस्कृति अपने गोल्डन एज में जीने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम लोग अपने जो मुगल काल है या जो सल्तनत काल है उसको गोल्डन एज की तरह पूछते हैं। भारत में गुप्त काल, मौर्य काल को गोल्डन एज माना जाता है। हर मतलब भारत में नस्ल के हिंदुओं द्वारा सबका अपना अपना एक गोल्डन पीरियड होता है और हर जाति या हर समुदाय अपने इतिहास में जीता है। रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में आती है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी 1970 में बुक आती है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में जातियों की मुख्य भूमिका है। तो उन्होंने कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे चल के जब हम पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसमें रजनी कोठारी का संदर्भ लेंगे। रजनी कोठारी ने अपनी इन पुस्तकों में भारतीय राजनीति का अनुभविक अध्ययन किया, यानी एम्पिरिकल स्टडी की। भारत की संस्कृति, भारत में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति है, मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर है। फ्रांसीसी फ्रैंकल ऐसा बोलते हैं। रिक्स क्या कहते हैं कि मिश्रित संस्कृति वाले समाज को समपार्श्विक समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहता है। ये विकासशील या संक्रांतिकालीन समाज होते हैं। ये डेवलपिंग या ट्रांजिशनरी फेज में होने वाले समाज रहते हैं। रॉबर्ट एल हाईग्रेव की पुस्तक है द नडार्स ऑफ तमिलनाडु कोलन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इन चेंज। फिर राजनीतिक संस्कृति की आलोचना,
जर्मनी, इटली और मेक्सिको के नियंत्रण में लोकतंत्र के लिए आवश्यक सांस्कृतिक आधार की कमी के कारण रिचफार्ड ने कहा कि कुलीन एवं उचित रूप से परिकल्पित राजनीतिक संरचना वाले गैर सहमति वाले समाजों में भी लोकतांत्रिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप केवल डेमोक्रेसी में ही स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, आप तानाशाही में या एक प्रकार से गैर सहमति वाले समाजों में भी लोकतांत्रिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। जहाँ पर लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, वहाँ भी आप स्थिरता ला सकते हैं। पश्चिमी एवं गैर पश्चिमी दोनों लोकतंत्रों के उदाहरणों के माध्यम से दावा किया जाता है कि कुशल प्रशासन विभाजन को दूर कर सकता है। अगर स्किल्ड मैनेजमेंट हो रहा है तो विभाजन को दूर कर सकता है और गैर विरोधी विरोधाभासों को कम कर सकता है। तो संस्कृति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है और यह नागरिकों की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर विकास की एक प्रक्रिया है। बॉब जोसेफ ने पुस्तक ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर 1974 में राजनीतिक संस्कृति को राज्य व्यवस्थाओं के स्थायित्व एवं उद्वेलन का स्रोत माना है और उनके अध्ययन हेतु राजनीतिक संस्कृति विज्ञान का एक विचारबंध फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल कल्चरोलॉजी प्रस्तुत किया है। बॉब जोसेफ ने आरोप लगाया है कि इस धारणा की अनुभवपरक व्याख्या नहीं की गई है। इसे या तो एक फैशन परक शब्द मानकर अपनाया गया है अथवा विभिन्न प्रकार की अस्पष्ट धारणाओं की रद्दी की टोकरी की तरह प्रयुक्त किया गया। अभी तक राजनीतिक कार्यों को राजनीतिक संस्कृति से करणात्मक यानी कैजुअल या कॉजेशन व्याख्यात्मक ढंग से नहीं जुड़ा गया। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको इससे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग राजनीतिक सामाजिक एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।